तो आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट और एक है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं के नियम के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमको पुराने कुछ क्लास में जो टॉपिक छूटा हुआ था, ये लास्ट क्लास में छूटा हुआ था कि टीसी पीसी और वीसी के आपस के संबंध के बारे में। तो लास्ट में आपको याद होगा कि इक्वेशन नंबर 7 जो हमने लास्ट में पढ़ा था उससे रिलेटेड ये समीकरण था, जिसमें 3vc इज इक्वल टू वीसी अपॉन 3, ये चूंकि b का मान है ये वाला वीसी अपॉन 3, और b के मान को सॉल्व करने पे आपको ये इक्वेशन मिलता है पीसी वीसी अपॉन आर टीसी इज इक्वल टू 3/8। ये इसे याद रखना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे तरफ ये काम आएगा, ये मैं कल बता चुका था। और इसके आधार पर आपको दो मान निकालने हैं, एक तो a का मान निकालना है और दूसरा b का मान निकालना है। a का मतलब वॉन्डरवॉल कांस्टेंट a और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट b, a और b का मान निकालना है। तो a और b के लिए आपको a का मान और b का मान निकालने के लिए उसमें तीनों के क्रिटिकल जो स्टेट थे RT, TC, PC और VC, वो उस अवस्था के रूप में निकलेगा। जैसे हम इसे b का मान निकालना चाहते हैं तो आपको पता होगा b का पहले से कोरिलेशन था। क्या कोरिलेशन? VC इज इक्वल टू क्या था? 3b था। और VC इक्वल टू 3b के आधार पर आप ये पहला वाला समीकरण निकालेंगे, b इज इक्वल टू VC अपॉन 3। तो VC का जो आपका मान था, VC का कौन सा मान, VC का जो आपने वैल्यू निकाला हुआ था कौन सा वाला, लास्ट वाला अभी बताया था। यहां से आप VC निकाल के देखिए इस समीकरण से। इस समीकरण से आप VC निकालेंगे तो आपको पता है कि VC निकालने के लिए यहाँ से PC और RTC को आप जब पक्षांतर करोगे तो RTC ऊपर जाएगा और PC जो है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो RTC और PC 3/8 ये आएगा। यही मान रखा हुआ है, देख लीजिए 3/8 RTC अपॉन PC। तो ये B का मान निकल जाएगा आपका, B इज इक्वल टू RTC अपॉन 8 PC, क्योंकि 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो B का मान निकल गया। अब B के मान की सहायता से हमें किसका मान निकालना है, A का मान भी निकालना है, या बिना उनकी सहायता से भी निकल जाएगा। हम ये जानते हैं PC इज इक्वल टू होता है A अपॉन 27 B स्क्वायर। अगर आप PC A का मान निकालना चाहते हैं तो 27B को क्या करेंगे, आप पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर A बराबर क्या आ जाएगा, PC इंटू 27B स्क्वायर। अभी ऊपर में हमने B का जो मान निकाला इक्वेशन नंबर 11 का, यही मान को आप वापस रखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ऊपर से एक PC और एक PC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 27 RTC का होल स्क्वायर अपॉन 64 PC। ये किसका मान निकल जाएगा, A का। तो आपको TC, PC और VC के साथ आपको A और B का मान भी निकालने आना चाहिए। ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्रांतिक स्थिरांकों के साथ किसका मान, वांडरवॉल स्थिरांकों के मान भी ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। अब अगला ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, व्हाट इज द क्रिटिकल फिनोमेना, डिराइव द इक्वेशन ऑफ critical temperature, it means TC, derive the equation of critical pressure, it means PC, and derive the critical volume, it means the TC, and the derive the van der Waals constant form of critical phenomena। एक A का और B का मान आपको क्रिटिकल फिनोमेना के फॉर्म में पूछेगा, TC, PC और VC के फॉर्म में इसकी वैल्यू को पूछ सकता है, A और B के वैल्यू को, ठीक है। डिराइव करने के लिए बस पूछेगा। ये जो मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया, बस वैसे ही आपको डिराइव करना है A और किसकी वैल्यू को, B की। इससे पहले हमने TC, PC और VC के फॉर्मुलेशन को डिराइव कर लिया है, इसलिए वो आप पीछे वाले मेरी क्लास में देख लीजिए, मेरे वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट जिसपे हम ये टॉपिक है बेस्ड है, टॉपिक का नाम है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। पहले तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं कि हमें इस इक्वेशन स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी, और हम डायरेक्ट मेन जो इसका मेथड है उसी पर हम काम क्यों नहीं करते। तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो दो मान हम निकालते हैं, TC, PC और VC का जो आपस में मान है, क्रिटिकल फिनोमिना के मान, वो A और B पे डिपेंड करते हैं। और A और B जो है, A और B मतलब वांडरवॉल जो कांस्टेंट है वो उस पर डिपेंड करते हैं, और A और B भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग गैस के लिए इसके वैल्यूज क्या होते हैं, अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगभग पूरे गैस के लिए A और B क्या करके रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, जो कि एक कठिन काम है। मतलब आप देखेंगे इंडिविजुअल हर गैस के लिए A का मान, हर गैस के लिए B का मान,
ये ज्ञात करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसके लिए एक ऐसा जनरल फार्मूला तैयार किया जाए जिसमें लगभग सभी गैसों के लिए लगभग एक जैसी चीजें तय की जाए, ताकि उसके उस पर्टिकुलर स्टेट में उसके लिए वो चीजें निकाली जा सके, जिसमें हम उसका पीसी, टीसी और वीसी आसानी से क्या कर सकें, पता हो, तो हम उसके बाकी और जानकारी आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो याद रखें कि हमें एक ऐसा इक्वेशन भी तैयार करना होता है जिस इक्वेशन में वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी ना होकर उसकी जगह कुछ नए कांस्टेंट को लाया जाए, जिस कांस्टेंट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग गैसों के लिए इसका मान एक जैसे ना होकर औसतन सभी के लिए इसका इस वैल्यूज के मान ऑलमोस्ट क्या रहे, एक जैसा रहे। क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल फिनोमिना मान है, क्रिटिकल फिनोमिना के मान जो है पूरी तरह से ए और बी पर डिपेंडेंट ना होकर कुछ ऐसे जनरल फार्मूला पर डिपेंडेंट हो जो इंडिविजुअल गैस के लिए अलग अलग ना होकर लगभग सबके लिए मान कैसा आए, एक जैसे आए। इसके लिए हमें टीसी, पीसी और वीसी के लिए एक नया कोरिलेशन लॉन्च करना पड़ता है। ये कोरिलेशन लाने के लिए जिस इक्वेशन की सहारा लिया गया उसे रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। जिस नियम के तहत इसे लाया जाता है उसे लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट कहा जाता है। मतलब ऐसी संगत अवस्थाएं जो पैरेलल लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में भी क्या किया जा सके, अप्लाई किया जा सके, ना केवल किस पर, गैस पर। तो याद रखना जो ये थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, इसे इसे ही लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट भी कहा जाता है। और इसी के साथ हमें एक समीकरण जो है वो लाना होता है। क्या है ये समीकरण? समानित अवस्था का समीकरण। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, सपोज हमने मान लिया टीसी, पीसी, वीसी का जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअल प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक नए रिड्यूस्ड कांस्टेंट की जरूरत पड़े। तो आप ये बताएंगे कि सपोज मान लिया पी अपॉन पीसी वो है रिड्यूस्ड प्रेशर से इंडिकेट किया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। उसी प्रकार टी अपॉन टी सी, जहां पर टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा और टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, उसका रेशियो कहलाता है रिड्यूस्ड टेम्परेचर, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, थीटा से। और तीसरा मान है वो है कि वॉल्यूम जो आपका दिया हुआ है वो वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम और आपका क्रिटिकल वॉल्यूम का रेशियो फाई के नाम से जाना जाए, जिसे रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहा जाता है। तो हमें तीन ये अलग अलग मान मिले, ये तीनों के तीनों को रिड्यूस्ड वैल्यू के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वो एक्चुअल मान नहीं है जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि ये वो मान है जब आप ये जानते हैं कि एक्चुअल क्रिटिकल मानों से मूल मानों की तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो उनका जो रेशियो वैल्यू आएगा, मतलब हमें नए अलग वैल्यू की जरूरत नहीं है, ए और बी की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसी के ओरिजिनल और क्रिटिकल का जो वैल्यू है उसी के रेशियो के बेसिस पे हम ये मान निकाल सकते हैं, जिसमें पाई, थीटा और फाई का यूज किया गया है, जहां पे इंडिविजुअली पाई को रिड्यूस्ड प्रेशर, थीटा को रिड्यूस्ड टेम्परेचर और फाई को रिड्यूस्ड वॉल्यूम के नाम से जाना जाए। तो अगर हम तीनों के अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे इनके आपस से कोरिलेशन में ओरिजिनल मान निकालें, तो आप जानते हैं कि यहाँ से मुझे अगर पी का मान निकालना है तो पीसी को पक्षांतर करूंगा, टी का मान निकालना है तो टीसी को पक्षांतर करूंगा, और वी का मान निकालना है तो वीसी को पक्षांतर करूंगा। तो कंटिन्यूअसली तीनों मान मुझे मिल जाएंगे। पी का मान मिलेगा पाई पीसी, टी का मान मिलेगा थीटा टीसी और वी का मान मिलेगा फाई वीसी। ये तीनों के एक्चुअल मान मुझे निकल जाते हैं। अब इस मान के बेसिस पे मुझे वंडरवॉल समीकरण में ये मान रखने हैं नए तरीके से। तो हमारे पास एक मोल गैस के लिए वंडरवॉल समीकरण का मान होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए। मुझे तीनों मान रखने हैं, जहां जहां पर P है वहां पर पाई पी सी, जहां जहां पर V है वहां पर फाई वी सी, और जहां जहां पर T है वहां पर थीटा टी सी। ये तीन जगह मुझे मान रखने थे और मैंने तीनों जगह इसके मान रखे। P की जगह में पाई पी सी वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और V की जगह में मैंने रखा हुआ है क्या, फाई वी सी। उसी प्रकार टी के जगह मैंने रखा है क्या, थीटा टी सी। ये रखने पर मुझे इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं इस समीकरण में पाई पी सी टी सी वी सी के अलावा ए और बी भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला था मुझे एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिस इक्वेशन में वो समीकरण ए और बी पर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ए और बी का एक मान निकाला जाए। तो कुछ देर पहले मैंने ए और बी का मान निकाला है, आपको याद होगा ए और बी के मान निकाले हैं। साथ में ए और बी के अलावा, ए और बी के मान के अलावा हमने जो टीसी, पीसी और वीसी का मान निकाला हुआ है वो मान भी आपको याद होगा। तो हम पीसी का मान जो कि हमने निकाला हुआ है क्या, पीसी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, वीसी का मान निकाला था वीसी इज इक्वल टू 3b, और टीसी का मान निकाला हुआ था 8a अपॉन 27 बी आर। ये आर है, आप देख लीजिए इसमें ये आर मान है। तो ये मान हम तीनों के मान पीसी, टीसी और वीसी के मान इक्वेशन नंबर कहां पर पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो देखेंगे
पाई के जस्ट सामने में था पीसी, तो पीसी का मान रखा a अपॉन 27b² प्लस a अपॉन 5 vc का होल स्क्वायर था, इसलिए मैंने 5 स्क्वायर को अलग कर दिया और vc का जो मान था, vc का मान क्या 3b, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 5 vc वाले मान में मैंने रखा तो 5 अलग हो जाएगा और vc का मान मैंने क्या रखा 3b, साथ में माइनस b पहले से था, r पहले से था, थीटा था और 8a अपॉन 27b r जो टीसी का मान था वो मैंने रखा, मतलब मैंने तीनों मान रखे। अब इसमें एक चीजें आपको याद रखना है कि यहां से मुझे ये दिख रहा है, देख लीजिए a अपॉन 27b दिख रहा है, मुझे यहां पर भी यही दिख रहा है a अपॉन 27b और यहां पर भी यही दिख रहा है a अपॉन दिख रहा है, लेकिन 27 ना होने के कारण मुझे ऊपर और नीचे में 3 का गुणा करना पड़ा, 3 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी, ताकि मैं क्या करूं 3 का वर्ग के साथ 3 3 का 9 होगा और 9 का गुणा 3 के साथ होगा तो 27 आ जाएगा, मतलब मैं यहां से भी क्या कॉमन ले सकता हूं a अपॉन 27 कॉमन ले सकता हूं। इसलिए मैंने यहां पर ऊपर और नीचे किसका गुणा किया हुआ है 3 का गुणा किया हुआ है। तो 3 के गुणा को करने का कारण मेरा था क्योंकि मैं यहां से कॉमन लेना चाहता था 27, इसलिए मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया। तो अब आप देखेंगे इस सेक्शन से मुझे कॉमन निकला a अपॉन 27b², इस सेक्शन से भी मुझे कॉमन निकलेगा a और नीचे 27 और b² ये भी मुझे मिल गया, इतना जो है a अपॉन 27b² और यहां से भी मुझे क्या मिल रहा है a अपॉन 27b मिल रहा है, लेकिन b² नहीं मिल रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इधर ऊपर और नीचे, कहां पर इधर ऊपर और नीचे b का गुणा कर दीजिए आप, ऊपर और नीचे b का गुणा करने पर क्या मिलेगा तुमको, ऊपर मिलेगा a अपॉन 27b² मिल जाएगा। तो आप a अपॉन 27b² क्या कर दीजिए यहां निकालिए और इन सब से क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो इधर और इधर से क्या हो जाएगा 27b² क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साथ में ये वाला b और ये वाला b भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा पाई प्लस 3 अपॉन 5², पाई बचा इसमें से, और उसके बाद प्लस के अलावा ए अपॉन 5² था तो ए की साइड में एक 3 बचा हुआ है, देख लीजिए ये वाला 3 बचा हुआ था, इसलिए क्या आएगा 3 अपॉन क्या आएगा 5²। यहां से क्या बचा 3 और 5 और b तो कॉमन ले लिया था मैंने दोनों b से, तो केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, इज इक्वल टू इस तरफ से केवल क्या बचा 8 और थीटा। जो समीकरण आपको लास्ट में मिला पाई प्लस 3 अपॉन 5² इंटू 3 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। तीन चीजें थी पाई, थीटा और फाई। अगर ये तीनों हमको पता है तो हम इन तीनों में से किसी एक का मान निकालें, किसी एक का मान निकालने पे आसानी से किसी भी क्रिटिकल फिनोमिना को कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ ए एंड बी। दैट्स इक्वेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये आपका वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है, इसे ही वंडरवॉल का रिड्यूस्ड स्टेट कहा जाता है, इसे ही समानित अवस्था का समीकरण कहा जाता है। समानित अवस्था का समीकरण जो है वो तीनों फॉर्म में होगा, पाई, पाई और थीटा के फॉर्म में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये समीकरण आपको याद रहना चाहिए। इस समीकरण से आपको कुछ सवाल अगर पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना माइक को अनम्यूट करके।